गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। हम लास्ट टाइम मैं आपको लाइव क्लास में डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बता रही थी कि सोशियोलॉजी के डिक्शनरी में आप किस तरीके से अल्फाबेट, हार्ड अल्फाबेट के थ्रू हम क्वेश्चन के पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ए बी सी डी ई अल्फाबेट, काफी अल्फाबेट करा दिए थे। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ एम अल्फाबेट पर। ऐसे ही मेरी सारी अल्फाबेट्स पर वीडियो आएंगी। 26 अल्फाबेट है तो 26 अल्फाबेट्स पर वीडियो आएंगी, तो ये आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। और ये जो टफ, खास तौर पे मैं कहना चाहूंगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिनके लिए जो वर्ड्स आते हैं, कभी कभी वर्ड्स इतने टफ हो जाते हैं हिंदी में, वो समझ में नहीं आते। आप यदि उनको क्रॉस चेक करेंगे इंग्लिश में उन वर्ड्स को, तो आप अपने सही आंसर को राइट कर सकते हैं। मतलब राइट, जैसे कहते हैं ना एग्जाम में, राइट ऑप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ हम बताएंगे आपको किस तरीके से आप अपने डिक्शनरी के थ्रू अपने खूब सारे क्वेश्चन को सही ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए इसमें हम चलते हैं एम अल्फाबेट की ओर। मैंने आप सभी को बताया है कि मैंने अपनी डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी की कॉपी बनाई है। आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन में शो हो रही है। बच्चों, ये कॉपी मैंने 2007 में बनाई थी, जब मैं यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। और आपको मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरा डे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत डीपली स्टडी की। सबसे पहले सेल्फ स्टडी की, नोट्स बनाए और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया। चलिए हम शुरू करते हैं एम अल्फाबेट से। एम अल्फाबेट, तो ये है एम में। आप देख रहे हैं फर्स्ट जो आया है, फर्स्ट आया है मैजिक। मैजिक बोलते हैं बच्चों जादू के लिए। जादू मतलब अधिदैविक शक्तियों को बलपूर्वक मनवाने का तरीका, उसे हम मैजिक कहते हैं। आप मैजिक, जैसे आप कहते हो मैडम मैजिक जो वो जादूगर दिखाते हैं, नहीं। मैजिक ऐसे कई बार हम कहते हैं, हम किन्हीं ट्राइब्स में, जनजातियों में या देवी देवताओं में जब विश्वास करते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, अधिदैविक शक्तियों, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अधिदैविक शक्तियों को बलपूर्वक मनवाना, अधिदैविक शक्तियों को बलपूर्वक मनवाने की तकनीक, ठीक है। जेम्स फ्रेजर थे, फ्रेजर, छोटा ये लिखा हुआ है, थोड़ा मैं आपको लिख के बता देती हूँ। फ्रेजर, ये हल्का सा, फ्रेजर, फ्रेजर ने द गोल्डन बाउ अपनी किताब लिखी थी। उसमें आपने जादू धर्म विज्ञान में अंतर के बारे में बताया था। इसी तरीके से आप यहाँ दे सकते हैं, लेवी की ये किताब है। लेवी की किताब में आपने, लेवी की किताब है द प्रिमिटिव मेंटलिटी, द प्रिमिटिव मेंटलिटी है। उसमें भी आपने जादू के बारे में बताया था, द प्रिमिटिव मेंटलिटी, ठीक है। यहाँ आपको चमक में आ रहा होगा द प्रिमिटिव मेंटलिटी, ठीक है। अब आगे आगे जाते हैं। नेक्स्ट जो है, ये देखिए, नेक्स्ट आपके उस पे आता है मैजिक कॉन्टेजियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिक कॉन्टेजियस, संक्रामक जादू। संक्रामक, आप कई बार रोगों के बारे में सुनते होंगे, संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं बच्चों? संक्रामक रोग कहते हैं जब संपर्क में आते हैं, जिन रोगों से हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। ऐसे ही कॉन्टेजियस मैजिक कहते हैं जो संपर्क के नियम पर आधारित है। मतलब जो किसी के संपर्क में आई हुई वस्तु पर, देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, यदि संपर्क में आई किसी वस्तु पर यदि कोई जादुई क्रिया की जाती है, तो उसका प्रभाव अवश्य व्यक्ति पर पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा, किसी का छुआ मत खाओ, किसी का दिया हुआ मत खाओ, किसी से कुछ लो मत। तो कहीं ना कहीं वो, कहीं ना कहीं वो, ये जो होता है वो किस में आता है? संक्रामक जादू के अंतर्गत। संक्रामक, संरक्षक और विनाशक, विनाशक की अवधारणा दी थी एससी दुबे ने। एससी दुबे ने इसे विनाशक बोला था, ठीक है।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट, मैजिक इमिटेटिव, थोड़ा छोटा ही लिखा हुआ है, हाँ, मैजिक इमिटेटिव, ये है अनुकरणात्मक जादू। अनुकरणात्मक, देखिए अनुकरणात्मक किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह समानता के नियम पर आधारित है। समान क्रिया समान प्रभाव को जन्म देती है। जब किसी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए उसके चित्र व पुतलों को नष्ट करके जादुई क्रिया किया जाती है। तुमने बहुत सारी फिल्म देखी होगी, बहुत सारे सीरियल्स ऐसे देखे होंगे जिसमें यदि किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना है तो उसकी आकृति या उसका पुतला बनाया जाता है, ठीक है, छोटा सा, फिर उसको कष्ट पहुंचाया जाता है, उसको मारने की चेष्टा की जाती है। तो ऐसे की इमिटेटिव ये आता है अनुकरणात्मक जादू के अंतर्गत। इसे होम्योपैथिक जादू भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछते हैं होम्योपैथिक जादू किसे कहते हैं। होम्योपैथिक की घरेलू दवा होती है ना, होम्योपैथिक, आपने देखा होगा, मीठी मीठी होम्योपैथिक। ये मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा है, होम्योपैथिक जादू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। नेक्स्ट है आपका माल्थस थ्योरी। माल्थस थ्योरी, माल्थस का सिद्धांत। देखिए माल्थस जो थे, ये जो कि एम लेटर चल रहा है, माल्थस को जनसंख्या के पिता भी बोला जाता था। नोट कर लीजिएगा, ये माल्थस को जनसंख्या का पिता बोला जाता था। ये एक अगर देखा जाए, ये पेशे से पादरी थे, यानी फादर जिसे कहते हैं ना चर्च में, फादर वो थे ये। इन्होंने जनसंख्या को रोकने के दो तरीके दिए, सकारात्मक और निरोधात्मक। काफी कुछ है माल्थस के लिए, आगामी वीडियो में मैं आपको माल्थस के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट लेटर में हम चलते हैं। नेक्स्ट लेटर है आपका मार्जिनल मैन, सीमांत व्यक्ति। आपने देखिए मार्जिनल मैन, सीमांत व्यक्ति, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वर्ड है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीमांत व्यक्ति, यहां देखिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, देखो सीमांत व्यक्ति किसे कहते हैं, दो भिन्न एवं विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों में जब एक व्यक्ति होता है, जब वो दो अलग अलग सांस्कृतिक समूहों में प्रतिभाग करता है, फिर उसके सामने ये असमंजस की स्थिति आ जाती है कि वह किस संस्कृति को माने, कौन सी संस्कृति को अपनाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, वो पहले पश्चिम बंगाल में रहता था, ठीक है, फिर उसने पंजाब में जाकर घर बनाया, तो वो दो संस्कृतियों से उसका आत्मसात्मीकरण हो गया, एक तो बंगाली संस्कृति से और एक पंजाबी संस्कृति से। तो जब वो ऐसी असमंजस की स्थिति में हो जाता है कि वो किस संस्कृति का पालन करे, तो उसे कहते हैं सीमांत व्यक्ति। यहाँ देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा इसे, जब मैंने यहाँ सीमांत व्यक्ति के बारे में लिखा, दो भिन्न, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए, दो भिन्न एवं विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों में सहभागी होने वाले के कारण असमंजस्य की स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति कहते हैं। इसे सर्वप्रथम स्टोक्विस्ट व पार्क ने प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड एम के लेटर पर, मैरिज क्रॉस कजिन, विलिंग सहोदर विवाह। इसे अगर हम देखा जाए, क्रॉस कजन मैरिज बोलते हैं, जिसे कहते हैं विलिंग सहोदर विवाह। किसे कहते हैं, जैसे ममेरे फुफेरे, देखो विषम लिंगीय ममेरे फुफेरे, यानी मामा के लड़के मामा की लड़की के साथ, बुआ या फूफा के लड़के फूफा की लड़की के साथ जब बीच में विवाह होता है, तो उसे कहते हैं क्रॉस कजन मैरिज। हम कई बार कहते हैं ना, ये तो मेरा कजन है। कजन किसे कहते हैं, या तो मामा या बुआ, मामी या फुफेरे, ऐसे भाई बहनों को कजन कहते हैं। तो क्रॉस कजन मैरिज बोलते हैं विलिंग सहोदर विवाह। नेक्स्ट चलते हैं, यहां चलते हम, मैरिज पैरेलल कजन, मैरिज पैरेलल कजन, सलिंग सहोदर विवाह। देखिए हमारे चाचा ताऊ के बच्चे जो होते हैं, चचेरे मौसेरे, मौसी के बच्चे चाचा के ताऊ के बीच जब विवाह होता है, उसे कहते हैं सलिंग सहोदर विवाह, मतलब पैरेलल कजन मैरिज। एक तो थी क्रॉस कजन मैरिज। अगर मैं तुमसे क्रॉस कजन मैरिज की बात करूं, श्रीमती इरावती कर्वे ने अपनी किताब लिखी थी किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में उन्होंने 4 नातेदारी समूह का वर्णन किया था। जब उन्होंने दक्षिण भारत के नातेदारी संगठन की विवेचना की थी, तब उन्होंने बताया था
दक्षिण भारत में क्रॉस कजन मैरिज यानी सलिंग सहोदर विवाह को मान्यता दी गई है। जो पैरेलल कजन मैरिज है वो अक्सर हम मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा देखते हैं। वहां पर क्या होता है कि हमारे बच्चे अपने ही घर में जाएं तो वहां चचेरे और ताऊ के बच्चे, मौसेरे बच्चे, इनके साथ आपस में विवाह हो सकता है। तो ये कहलाता है सलिंग सहोदर विवाह। नेक्स्ट आ रहा है जो नेक्स्ट लेटर है मैरिज प्रेफरेंशियल आ रहा है। यहां आप देखिए मैरिज प्रेफरेंशियल यानी अधिमान्य विवाह। देखिए विवाह की एक ऐसी रीति जिसमें विवाह जीवन साथी चुनाव के लिए एक समूह को वरीयता दी जाती है। एक समूह का कहा जाता है सिर्फ आप इसी समूहों में विवाह कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं अधिमान्य विवाह, प्रेफरेंशियल मैरिज। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आती है मैरिज बाय ट्रायल, परीक्षा विवाह। परीक्षा यानी परीक्षा वैसे एग्जाम को भी बातें हैं। मैरिज बाय ट्रायल, परीक्षा विवाह, जैसे बहुत सी जनजाति में जो होता है शादी से पहले जो वर होता है यानी लड़के का साहस और शौर्य की परीक्षा की जाती है। जैसे भील जनजाति में गोल गधेड़ो बोला गया उसे। यहां देखिए मैं इसको हाईलाइट, भील जनजाति में गोल गधेड़ो बोला गया है। विवाह से पूर्व पति के साहस व शौर्य की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, उसे कहा जाता है मैरिज बाय ट्रायल। नेक्स्ट आता है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। देखिए मार्क्सवाद मतलब जो मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित था, जो कार्ल मार्क्स को मानता है, तो उसे कहते हैं मार्क्सिज्म। ठीक है, तो वो है मार्क्सिज्म। मानवीय संबंधों का समस्त विकास उत्पादन क्रिया अथवा उत्पादन की प्रणाली से जुड़ा है। तो मार्क्स के नियमों पर आधारित उसे कहते हैं मार्क्सिज्म। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर। देखिए अभी अभी मैंने आपको मार्क्सिज्म बता दिया, यह मार्क्सिज्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेटर की ओर चढ़ेंगे। मार्क्सिज्म तो मेरा हो गया है। देखिए सबसे ऊपर मार्क्सवादी हो गया, मार्क्सिज्म। ठीक है, मास्टर स्टेटस, मास्टर स्टेटस आ जाता है। मास्टर स्टेटस कहते हैं बच्चों, मास्टर स्टेटस यहां पे आप देख सकते हैं। मास्टर स्टेटस यानी प्रमुख प्रस्तुति, जो अन्य सभी सामाजिक परिस्थितियों में सर्वोपरि और महत्वपूर्ण होती है, उसे कहते हैं मास्टर स्टेटस। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। देखिए एक व्यक्ति एक समय में खूब सारी स्टेटस, यानी स्टेटस मतलब खूब सारे परिस्थिति धारण किए हुए होता है। वो कैसे, मैं समझाती हूँ। जैसे जिस समय मैं कक्षा में हूं, मैं तुम्हारे लिए टीचर हूं, ठीक है, तो टीचर मेरी परिस्थिति हो गई। ठीक है, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो घर जाके मेरी परिस्थिति माँ की, मेरा बेटा मुझे माँ कहता है, एक पत्नी की, एक बहू की, एक बेटी की। ठीक है, अगर मैं कहीं दुकान पे सामान खरीदने गई तो मेरी परिस्थिति ग्राहक की हो गई। और इन सब परिस्थितियों में सबसे प्रमुख परिस्थिति क्या होती है, जो जिससे मेरी पहचान है, मैं एक व्यक्ति हूं, यानी मैं जो व्यक्ति, मेरी मूल परिस्थिति होती है, तो उसे कहते हैं मास्टर स्टेटस, प्रमुख स्थिति, परिस्थिति। कई बार पद के लिए भी मास्टर स्टेटस को जाना जाता है। जैसे कोई जज है, जज पिता भी है, बेटा भी है, भाई भी है। ठीक है, वो और लोगों के लिए कलीग भी है, लेकिन उसका मास्टर स्टेटस क्या होती है, ही इज अ जज, वो जज है। ठीक है, न्यायाधीश। कई बार दिमाग से पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं मास्टर स्टेटस। एक शब्द यहाँ पे आया है मास्टर के लिए, तो ये मास्टर जो आया है वो बच्चों यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, मास्टर, ये मास्टर माता के लिए आया है जो बालक को जन्म देती है। एक ये मेगापोलिस आया है, महानगर, मेगापोलिस इसको बोलते हैं, शायद एल एक्स्ट्रा लग गया। मेगापोलिस, मेगापोलिस यानी महानगर। जहां जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तो उसे कहते हैं मेगापोलिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड की ओर जाएंगे हम। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी आया है योग्यता मूलक तंत्र, योग्यता मूलक तंत्र। मेरिटोक्रेसी, यहां देखिए मैं हाईलाइट करी हूं, मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता मूलक तंत्र।
देखिए, जो अर्जित गुणों पर आधारित होता है, इसकी रचना माइकल यंग ने, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, जो कि 1950 में आपने लिखी थी। ठीक है, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, माइकल यंग। देखो, ये मेरिटोक्रेसी क्या होता है, योग्यता तंत्र, मूलक तंत्र इसे बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। देखिए, हम चाहे गरीब परिवार में जन्मे हो, चाहे किसी अमीर परिवार में जन्मे हो, ठीक है, तो वो हमारी अर्जित परिस्थिति नहीं है, वो हमारी प्रदत्त परिस्थिति है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम अपनी मेहनत के आधार पर, मैं अपना एग्जाम्पल तुम्हें बताती हूँ, मैंने अपनी मेहनत के आधार पर मैंने नेट की परीक्षा पास की, पीएचडी करी, तो मैं और लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की, तो मैं प्रोफेसर बन गई। फिर मैंने अपने जज्बे से सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं दी, तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी मेरा चयन हो गया और मैं पीसीएस भी बन गई। तो योग्यता मूलक तंत्र किसे कहते हैं, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है ना, अर्जित गुणों पर जो आधारित होती है, उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। तो माइकल यंग की एक किताब है, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, वो है, नेक्स्ट वर्ड है मेट्रोपोलिस। देखिए यहां पे मेट्रोपोलिस, ये मेट्रोपोलिस आया है यहाँ पे बच्चों, मेट्रोपोलिस यानी राजधानी। देखो, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है, साथ ही जनसंख्या घनत्व 150 वर्ग मील से अधिक हो, तो उसे कहते हैं मेगापोलिस। जो मैंने ऊपर बताया था, 50 लाख से अधिक जनसंख्या, और मेट्रोपोलिस यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे है माइनॉरिटी ग्रुप, अल्पसंख्यक समूह। मात्र संख्या या मात्रा पर निर्भर है, मतलब जिन जिन जो समूह कम संख्या होती है जिन समूहों की, तो उसे कहते हैं माइनॉरिटी समूह। ठीक है, ये मेरा पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। यहां आते हैं अब, साधारण अपराध, मिसडेमिनियर। ये क्या है, साधारण अपराध, ऐसा अपराध जिसके लिए अपराधी को जो सजा दी जाती है वो बहुत कम होती है, जैसे 1 साल से भी कम की सजा होती है, उसे कहते हैं साधारण अपराध। देखिए, एक वर्ड आया मोबिलिटी, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम, मोबिलिटी हॉरिजेंटल सोशल, यानी क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। ये यह देखेंगे, मोबिलिटी हॉरिजेंटल सोशल, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। जैसे क्षैतिज गतिशीलता किसे कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति की एक परिस्थिति है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे मैं आज पहले कोटद्वार कॉलेज में प्रोफेसर थी, फिर मेरा ट्रांसफर नई टिहरी कॉलेज में हो गया, तो उसे कहेंगे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, यानी मोबिलिटी हॉरिजेंटल सोशल। ठीक है, ये वाला वर्ड था। अब आता है नेक्स्ट, मोबिलिटी इंटर जनरेशनल, अंतरपीढ़ी गतिशीलता। देखो, ये इंटर जनरेशनल, अंतर पीढ़ी गतिशीलता, कई बार आप लोग अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अंतर अंतर इंटर जनरेशनल, जहां अंतर आ जाता है मतलब 2 पीढ़ियों में अंतर, ध्यान से समझना, अंतः और अंतर दोनों में डिफरेंस है, इंटर और इंट्रा। अंतर पीढ़ी कहते हैं जहां 2 पीढ़ियों में अंतर आता है, जैसे पुत्र की व्यवसायिक परिस्थिति की, जैसे पिता का क्या व्यवसाय था, उनकी परिस्थिति कैसी थी, फिर अब बेटे का व्यवसाय कैसा है, उनकी परिस्थिति कैसी है, तो इसमें जब हम अंतर करते हैं तो उसे कहते हैं अंतर पीढ़ी गतिशीलता, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आया है आपका मोबिलिटी इंट्रा जनरेशनल, यानी अंतरा पीढ़ी गतिशीलता। एक व्यक्ति का ही पहले और अब जब वो अंतर देखता है, जैसे वो पहले, जैसे आज से 10 साल पहले उसको व्यवसाय का क्या अनुभव था और इस समय क्या अनुभव है, तो उसे कहते हैं अंतरा पीढ़ी गतिशीलता। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मॉडर्निज्म, नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें, मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म यानी आधुनिकतावाद, आधुनिकतावादी दृष्टिकोण को, सत्य को तार्किक वैज्ञानिक विधियों से जाना जाता है। मॉडर्न किसे कहते हैं,
किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी नॉलेज को अर्जित करने के लिए साइंस को प्रेफरेंस दी जाती है, तर्क को, लॉजिक्स और साइंस को प्रेफरेंस दी जाती है, तो उन्हें कहते हैं आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म। ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे मैंने आपको पढ़ाई रही हूं, उत्तर आधुनिकतावाद। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। आपने, मैंने जो थिंकर्स आपको पढ़ाए हैं, डैनियल बेल वगैरह, ये सब पोस्ट उत्तर आधुनिकतावाद से आगे की स्थिति को उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। तो ये है बच्चों एम लेटर, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।